की सरकार में ही मस्जिद को ढहा दिया गया। वहां कांग्रेस सरकार का एक मंत्री जो है सरकार के खिलाफ ही धरने पर बैठ गया कि मस्जिद तोड़नी पड़ेगी। मैंने खुद वहां के मुख्यमंत्री को लिखा, सुखबीर सिंह सुक्खू को, और वहां के डीजीपी, वर्तमान डीजीपी को लिखा। वहां पर जितने मॉब लिंचिंग हुई उन मॉब लिंचिंग के ऊपर मैंने वहां के मुख्यमंत्री को, डीजीपी को लिखा, और लेकिन कोई कार्यवाही वहां पर नहीं हो पाई। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम करती है, जबकि ऐसा नहीं है। एक पलायन का केस दिखा दीजिए आप उत्तराखंड में कि किसी एक आदमी ने पलायन किया हो, जबकि कांग्रेस शासित प्रदेशों में आए दिन पलायन की खबरें आप सुनते रहते हो। तो बहुत बहुत खैर मकदम है आपका साहब, आपका पूरा इसमें ग्रामीण में चाहूंगा कि हमारे लाखों व्यूअर्स को पता चले। देखिए, मैं भी आपका और आपके चैनल का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपका पूरा नाम क्या हुआ साहब? मेरा नाम फैयाज अहमद अलवी। फैयाज साहब अलवी भी कह सकते हैं और शाह भी कह सकते हैं, शायद है ना, शाह कहा जाता है। जी जी। तो शाह साहब, हालांकि अमित जी के पीछे भी शाही लगता है। जी जी जी। चलिए, मेरा पहला और अहम सवाल आपके विषय में पिछले कई सालों से लगातार सुन रहा हूँ कि एक शख्सियत जिसने ज़मीनी स्तर से मेहनत करी, फिर बच्चों की जिम्मेदारियां उठाई, एक कारोबार को खड़ा करा, देहरादून जैसे इलाके के अंदर अपने आप को, अपनी पहचान बनाई, पहचान बनाने के बाद फिर कई संगठनों के साथ अपने आप को विलय करा, तमाम चीज़ें रहीं, और बहुत ऐसा भी नहीं कि आप विलायत से पढ़कर आए हो, कि बहुत हायर एजुकेशन हो। तो ये शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में बताएं, फिर अगला सवाल। देखिए, शुरुआत, मैं एक सहारनपुर जिले का कस्बा पड़ता है चिल्काना, मैं वहाँ पर का रहने वाला हूँ, और मुझे शुरू से ही पत्रकारिता का शौक था। मैंने इंटरमीडिएट करने के बाद मैं पत्रकारिता की तरफ मेरा रुझान हुआ, क्योंकि वहाँ पर बहुत दबे कुचले और बहुत नीचे तबके के पसमानदा लोग वास करते हैं, और उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं था। वहाँ पर अशराफ लोगों का कब्जा था, जो है थाना चौकी कचहरियों में सब उनकी चलती थी। तो मैं उनकी आवाज़ को बनने के लिए, पसमानदाओं की आवाज़ बनने के लिए जो है मैंने पत्रकारिता का सहारा लिया, और उनकी आवाज़ को उठाना मैंने शुरू कर दिया, जिसका उनको न्याय भी मिलना शुरू हुआ। उनको तो न्याय मिलना शुरू हो गया, लेकिन आप पे मुकदमे लगने शुरू हो गए थे, हमें जानकारी ये भी है कि आप... हाँ, वहाँ पर जो चेयरमैन थे जिनके खिलाफ मैंने अभियान छेड़ा हुआ था उस टाइम के, तो भ्रष्टाचार के जो उजागर हुए मामले, तो पुलिस तो उनके कहने में चलती थी। 5-4 मुकदमे हर महीने मेरे पास नए लग जाते थे। एक 1999 के लगभग एक मुकदमा, एक झगड़ा कस्बे के अंदर हुआ कुरैशियों और अंसारियों के बीच, जिसमें मैंने जो है पुलिस की संलिप्तता पाई, और पुलिस को उसमें संदिग्ध जो है उसमें रहा मामला पुलिस का। तो मैंने सच्चाई लिखी, तो वहां का जो एसओ था मौजूदा, वो खुन्नस खा गया, और मैं जैसे समाचार कलेक्ट करने के लिए थाने पहुंचा तो मुझको आरोपियों के साथ बंद कर तुरंत जेल भेज दिया, और मुझे 3 दिन बाद जमानत मिली, और सच्चाई लिखने के कारण मैंने वो मुकदमा 14 साल तक झेला। एक सेकंड रोकूंगा आपको कि देखिए, ये फैयाज साहब हैं, मुस्लिम पत्रकार हैं, पत्रकारिता की शुरुआत के अंदर क्या उसके बावजूद भी लेकिन नहीं डरे। ये आप एक चीज़ बड़ा गौर से देखिए, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। फैयाज साहब, आप जेल गए, मुकदमा आपने झेला, 14 साल तक उस मुकदमे के अंदर रहे, आप लड़ते रहे, और 14 साल के बाद भी लेकिन आपकी कहीं सूत्रों से भी जानकारी ये है कि आपने कहीं कोई रंगदारी का आरोप नहीं है आप पे, कोई रिश्वत का आरोप नहीं है आप पर। तो इतनी साफ सुथरी छवि कैसे आपने मेंटेन करी? देखिए, ये मामला शुरू से हमारी पत्रकारिता थोड़ी बदनाम भी है, कि इसलिए कि इसमें कुछ लोग गलत किस्म के इन्वॉल्व होकर के इस पत्रकारिता जैसे पवित्र संस्थान को बदनाम करते हैं, जो कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको साइड कर देना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है, अभी हाल की घटना मैं आपको बताऊं, अभी ये देहरादून का माजरा क्षेत्र है, इसमें मैंने एक पानी का विवाद चल रहा था, जो भाजपा के यहाँ चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के, उनके भाइयों ने ही एक पानी बंद कर दिया था लगभग 1500 आदमियों का, जिसकी अकेले फैयाज अहमद ने आवाज उठाई। प्रशासन के पास गए, विधायक के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। सच्चाई लिखने के ऊपर मेरे ऊपर हमला किया गया और मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई। लेकिन फैयाज का मामला यह है कि झुकेगा नहीं, जिसमें हमने अब सफलता पाई है और वो काम हो गया है। और जो हमारे विरोधी थे वो आज हार का मुंह देखना पड़ा है, धूल चाटनी पड़ी है। वो की जरूरत है। मेरा अगला और अहम सवाल, लेकिन इन्हीं के विरुद्ध आपने 1500 लोगों का उत्थान कराया,
क्षेत्र के लोगों का फायदा कराया, लेकिन फिर पता चला कि आप भाजपा में शामिल हो गए। देखिए, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का आदमी हूँ, अपने देश से मैं प्रेम करने वाला आदमी हूँ, और जितने मेरे साथ लगे हुए, मैं पसमानदा हूँ, मैं पसमानदा बिरादरी से आता हूँ। तो पसमानदा भारत में 85 से 90% वास करते हैं, जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो अगर मैं अपने पसमानदा समाज की आवाज नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? उसमें चाहे सरकार हो, जब हम सरकार को समर्थन करते हैं तो सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। 85% यहाँ उत्तराखंड में 90% पसमानदा है। अगर पूरे प्रदेश में पूरे देश में 90% है तो पूरे यहाँ पर 90% यहाँ उत्तराखंड में पसमानदा वास करता है। लेकिन यहाँ की सरकार जो है, कहीं ना कहीं ये मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमें अपना काम कराने के लिए पीछे की लाइन में लगना पड़ता है। ये बड़ा ही दुख का विषय है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वीडियो हमारी कहीं ना कहीं पुष्कर धामी जी तक भी पहुंचेगी, आपके जो सीएम हैं उत्तराखंड के, तो क्या गुहार है, क्या परेशानी है, क्या टीस है वहां तक पहुंचाने का, क्या क्या कहना चाहिए? देखिए, उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मेरे अच्छे प्रिय मित्र हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि वो आजकल कुछ लोग उनके दाएं बाएं ऐसे घुस गए हैं, वो जो उनको साइड देखने नहीं देते। वो मुझको अच्छी तरह जानते हूं, मैं उन भाजपा के लिए काम कर रहा हूं। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं भाजपा के लिए काम कर रहा हूं। हमारे विधायक विनोद चौधरी जी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, जितने भी भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं फैयाज को जानते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा का आदमी है, और अपने जो है पसमानदा को, भारतीय जनता पार्टी को वोट करने और सपोर्ट करने के लिए मैं एक संगठन को तैयार कर रखा है, और जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में आस्था रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मेरे चंद एक आखिरी सवाल है जो बहुत अहम है। आप मुझे ये बताएं फैयाज साहब कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को भाजपा से हटते और बचते हुए देखा ज्यादातर। तो उसके लिए क्या आपके पास तरीक़ाकार हैं, क्या वजूहत हैं, क्या चीज़ें आप तैयार करेंगे जो कि एक समुदाय विशेष भाजपा से जुड़े? देखिए, ऐसा है, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनके पास काम धंधा तो कुछ रहा नहीं है। ठीक है, ये सरकार की काम में मीन मेख निकालने का काम करती हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है, मुझे ये बताइए कि हिमाचल में क्या हुआ, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर इनकी सरकार में ही मस्जिद को ढहा दिया गया। वहां कांग्रेस सरकार का एक मंत्री जो है सरकार के खिलाफ ही धरने पर बैठ गया कि मस्जिद तोड़नी पड़ेगी। मैंने खुद वहां के मुख्यमंत्री को लिखा, सुखबीर सिंह सुक्खू को, और वहां के डीजीपी, वर्तमान डीजीपी को लिखा। वहां पर जितने मॉब लिंचिंग हुई, उन मॉब लिंचिंग के ऊपर मैंने वहां के मुख्यमंत्री को, डीजीपी को लिखा, और लेकिन कोई कार्यवाही वहां पर नहीं हो पाई। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम करती है, जबकि ऐसा नहीं है। एक पलायन का केस दिखा दीजिए आप उत्तराखंड में कि किसी एक आदमी ने पलायन किया हो, जबकि कांग्रेस शासित प्रदेशों में आए दिन पलायन की खबरें आप सुनते रहते हो। फैयाज भाई पूरी तैयारी से बैठे, हमारे पास सवालों की कमी होती जा रही है, लेकिन मैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आना चाहूँगा कि फैयाज साहब, आपने इस तमाम आंकड़े गिनवाए, बात भी ठीक है, तमाम चीज़ें देखी भी हैं दुनिया ने और देश ने, लेकिन उस सब के बावजूद भी अभी भी आप पत्रकारिता में बने हुए हैं। आप जानकारी ये भी है कि आपको कानूनी जंग न्यूज़ नेटवर्क एक बड़ी पत्रिका है, बड़ा अखबार है दैनिक, उसकी तरफ से भी आपको जो है प्रभारी नियुक्तिकरण का आपको जो है वो आश्वासन मिला है। जी, जी। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? और जब आप एज ए प्रभारी रहेंगे, यानी कि आप उत्तराखंड की पूरी जिम्मेदारी आपके पास एज ए पत्रकार रहेगी, तमाम विभाग आपके अंडरटेकिंग में रहेंगे, तब आपका कार्यकाल कैसा रहेगा? या तब आप जो आज आपके पास अगर लाखों की संपत्ति उसे करोड़ों में तब्दील करने की कोशिश करेंगे, या जनता का भाव ऐसे रहेगा? नहीं, देखिए भाई साहब, आप मुझे ये बताइए कि मुझ जैसा इतने पदों पर रहने वाला आदमी मुझ जैसा साधारण मिलेगा? नहीं। दूसरी बात, पत्रकारिता मेरा शौक है, मेरा पेशा नहीं है। तो इसलिए पत्रकारिता को मैं, लोगों के जो मामले हैं जिनमें उनको न्याय नहीं मिल पाता, उनके लिए मैं आवाज उठाता रहूंगा। सेकेंडरी, मैंने सरकार से काम, क्योंकि मैं शुरू से ही आरएसएस से ज्वाइन रहा हूं, मेरी विचारधारा राष्ट्रवादी रही है, तो इसलिए मैं अपने लोगों को, मुसलमानों को, मैं भारतीय जनता पार्टी में हम सेफ है ये समझाने में मैं कामयाब होता हूं। लेकिन कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं, चिंटू कहूंगा मैं, नफरती चिंटू,
जो आकर उन लोगों को एक बयान देते हैं और हमारी की करी कराई मेहनत पे पानी फेर देते हैं। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से ये आग्रह और अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे नफरती चिंटों पर लगाम लगाई जाए, ताकि हम अपने 90% पसमानदा मुस्लिम समाज को पूरे के पूरे को जो है भारतीय जनता पार्टी का वोटर सपोर्टर बनाने में कामयाब हो सके। तो देखिए, आपने उत्तराखंड से बड़े बड़े मंत्रियों के हमने इंटरव्यू लिए, हमने हरीश रावत जी को भी कई बार आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाया, लेकिन एक साधारणतः एक कार्यकर्ता जिसने 1500 लोगों का तकलीफों को समझा हो, खुद अपनी सरकार में भी अगर कुछ गलत होता है, भाजपा से ज्वाइन है, आरएसएस से ज्वाइन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बेबाकी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। से लोग हर स्टेट के अंदर हों तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नेता या प्रशासन पर लोग निर्भर रहेंगे, क्योंकि यही असली देश है जो तमाम समुदाय को, तमाम विचारों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं लेता हूँ विदा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान, उत्तराखंड, देहरादून।